नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सबके सामने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ। यूएसए लगातार न्यूज़ में है और ये मैंने कहीं ना कहीं पहले ही समझ लिया था जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वितीय बार बनी। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे पास लगातार इंफॉर्मेशन फ्लोज भेजते जा रहे हैं, चाहे वो उनके वेनेजुएलन इन्वेजन का हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को थ्रेट का हो, या फिर हाल ही में जो इनकी सरकार ने 66 अधिकतर यूएन निकाय से अपने आप को विड्रॉ किया हो उसका हो। तो यूएस अब 66 इंटरनेशनल बॉडीज का भाग नहीं बनेगा और ये एक आला कार्टे अप्रोच ले रहा है। सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही मल्टीलैटरलिज्म दिखाएगा। ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जिनका अब ये भाग नहीं है? ऐसी कौन सी बॉडीज है जिसमें ये सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? आखिर ट्रंप की सरकार ने ये क्यों किया? क्या इसके बारे में पहले से हमें पता था या फिर ये अचानक से डिसाइड किया गया? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूएसए बहुत ही जल्द 66 अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हटने वाला है। सबसे बड़ा रीज़न जो ये दे रहा है वो ये है कि ये सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ यूएसए के किसी काम के नहीं हैं और विविधता के नाम पे ये वोकिज्म फैला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि विश्व की सांस्कृतिक मंच के लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ के लिए ज़रूरी थी, पर अब यूएस इसका भाग नहीं रहेगा। ये शुरू कब हुआ? ये फरवरी 2025 में शुरू हुआ था, जब ट्रंप की सरकार बनी फरवरी 2025 में। तब ट्रंप की सरकार ने एक मैंडेट दिया था कि 180 दिनों में डिसाइड करना होगा कि कौन से निकाय ऐसे हैं जिसमें यूएसए की फंडिंग खराब जा रही है, यानी कि वित्तीय बोझ के रूप में देखा जा रहा है, ये सामाजिक बोझ के रूप में देखा जा रहा है। जो ऐसी बॉडीज़ हैं जो वोकिज्म फैला रही हैं, विविधता के नाम पे वोक कल्चर फैला रही हैं, और कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि आर्थिक मंच के नज़र से अब काम की नहीं है, तो इनकी कार्य की क्षमता भी देखी जा रही थी। तो इन सारे आधारों पर हट रहा है यूएसए। तो अब ये संकीर्ण होता चला जा रहा है। 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है 7 जनवरी 2026 को किया है। निर्णय अमेरिका के सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी तथा वित्त पोषण, विशेष रूप से जो संयुक्त राष्ट्र के निकाय हैं, यूएन बॉडीज हैं, उनके लिए है। तो इसमें से अधिकतर, जैसे कि मैंने बताया, संयुक्त राष्ट्र के निकाय हैं। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली जो देश हैं वो देखें, सबसे इम्पोर्टेंटली जो बॉडीज़ हैं वो देखें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय, हमें पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने हेतु ये निकाय बना था, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन बढ़ रहा है। अब जैसे इसको कड़ी जोड़िए, वैश्विक तापन कड़ी जोड़ने की कोशिश करिए। वेनेजुएला का इन्वेजन मुख्य रूप से तेल के लिए हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला में हमें पता है सबसे अधिक प्रमाणित तेल के भंडार है। ठीक है, तो वेनेजुएला में सबसे अधिक प्रमाणित तेल भंडार है। ठीक है, जब सबसे अधिक प्रमाणित तेल भंडार किसी देश के पास हो और वो अस्थिर हो जाए, तो यूएसए को लगा कि हम इसको इन्वेड करके इसके तेल कब्जा लेंगे, जो इसने किया। अब कहता है कि जिस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला को हथियाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में बहुत पैसा खर्चा हुआ। अब यूएसए की सरकार कहती है कि सारी तेल कंपनियां आए और इसमें निवेश करें, इसकी अवसंरचना में निवेश करें और इस तेल को रिफाइन करके बेचना है। अब अगर UNFCCC के अंतर्गत ये बाध्यकारी ही नहीं होगा तो ये जीवाश्म ईंधन का उपयोग अच्छे से कर सकता है। तो तेल का भंडार अब सही इस्तेमाल किया जाएगा आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त करने के लिए। पेरिस जलवायु समझौते से बहुत पहले निकल चुका था, फिर ज्वाइन किया था, फिर निकल चुका। इससे हटने से वैश्विक जलवायु सहयोग कमजोर हो रहा है। बिल्कुल, जब यूएस ने कहा कि हम यूज कर सकते हैं तो बाकी देश भी नहीं रहेंगे इसमें।
वैश्विक स्तर पर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कार्य कौन करता था? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष करता था। इससे भी यूएस बाहर चला गया है। भारत फ्रांस के नेतृत्व वाली पहल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी, जो मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है, इससे भी निकल गया है यूएसए। यूनेस्को जब ट्रंप सरकार पहली बार आई थी तब तो निकल ही गया था, दूसरी बार बाइडेन सरकार आई, उससे रिज्वाइन किया, फिर से निकल गया यूएसए। ट्रंप सरकार बिल्कुल भी मल्टीलैटरलिज्म में विश्वास नहीं रखती है, ये बहुपक्षकार नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकल चुका है, UNRWA से निकल चुका है, यूएसए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकल चुका है, कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट से निकल चुका है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, पैन अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये कुछ बॉडीज हैं जिसका भाग अब यूएसए नहीं है। और ये डिसीजन तब आया है जब यूएसए बहुपक्षवाद नहीं दिखा रहा है, स्पेशली अपने साथियों को लेकर भी, नेटो को लेकर भी, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक सैन्य गठबंधन है, जो बनी ही इसलिए थी ताकि एक दूसरे के साथ समन्वय करके यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोका जा सके। 1949 में इसको बनाया गया था। अब नेटो के लिए कहता है नेटो के लिए कहती है ट्रंप सरकार कि नेटो से डर चीन और रूस को तभी लगेगा जब यूएसए उसका भाग होगा। ये एक प्रकार से वापस से मल्टीपोलैरिटी से या फिर बायपोलैरिटी से यूनिपोलर बनना चाह रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही देश है जो कि पूरे विश्व को चलाएगा, वो यूएसए है। इनफैक्ट ये समय ऐसा भी है जब इस समय लगातार ग्रीनलैंड को हथियाने की बात ट्रंप सरकार कर रही है, पर ये ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड को हथियाने की बात पहली बार यूएसए की तरफ से आ रही है। इससे पहले भी यूएसए ने 1867 में जब अलास्का को खरीदा था रूस से, तब कह दिया था कि ग्रीनलैंड यूएसए की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1946 में ग्रीनलैंड को खरीदने के बारे में सबसे पहली बार राष्ट्रपति ट्रूमैन ने की थी, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, ठीक है, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने की थी कि $100 मिलियन के लिए हम इसे खरीद लेंगे, $100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद ट्रंप सरकार जब आई तो उसने 2019 में डेनमार्क को खरीदने की बात की, तब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की, क्योंकि ग्रीनलैंड स्वचालित क्षेत्र है डेनमार्क का। डेनमार्क ने जैसे ही मना किया, ट्रंप ने अपना विजिट वहां कैंसिल कर दिया, और फिर 2025-26 में लगातार ग्रीनलैंड का मुद्दा उठ रहा है और बहुत ही खराब तरीके से ग्रीनलैंड को उठाने की कोशिश कर रहा है यूएसए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हालांकि ग्रीनलैंड के एलाइज ने कहा है कि अगर मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया, जिसको ट्रंप ने रूल आउट नहीं किया है, अगर मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया तो ग्रीनलैंड के एलाइज ट्रंप के खिलाफ खड़े भी होंगे, पर देखते हैं कि कैसे इसका काम चलता है। हालांकि अगर हम बात करें 1945 के बाद, पहले 1945 तक विश्व का एक ऑर्डर होना चाहिए। हालांकि 1945 के बाद यूएसए विश्व के ऑर्डर को खराब कर रहा है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इन परिणाम क्या क्या हो सकता है। आदेश में जो यह आदेश जो दिया गया है, सैकड़ों संगठनों से वापसी, हजारों संधि निरस्त हो सकती हैं। इससे वर्ल्ड ऑर्डर खराब ही होगा। संभावना यह है कि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकल जाना, हो सकता है यूएन का भी भाग ना रहे वो, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बाहर निकलना, जैसे कि प्रोजेक्ट 2025 के द्वारा सुझाया गया है कि ये भी निकल सकता है, ऐसा हो सकता है। पर इस बात पे गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर से बाहर निकलना कोई एक पार्टी डिसाइड करेगी, कोई एक राष्ट्रपति डिसाइड कर सकता है कि इसका कोई कानूनी आधार होना चाहिए। वहाँ की कांग्रेस क्या कर रही है, संसद की मंजूरी के बिना संधियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। भले ही औपचारिक वापसी ना हो, वित्त पोषण रोकना और असहयोग के माध्यम से संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1945 के बाद से अमेरिका बहुपक्षवाद की बात करता था, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, यह बहुपक्षवाद से पीछे हट रहा है। 1945 से पहले अमेरिकी विदेश नीति मुख्यतः अंतर्विरहित और राष्ट्रवादी थी। फिर वुड्रो विल्सन की लीग ऑफ नेशंस प्रयास असफल रही। इसके बाद एफडीआर ने युद्धोपरांत व्यवस्था को और आकार दिया, संयुक्त राष्ट्र बनाया, आईएमएफ, विश्व बैंक बनाया, जिन 1944 में ये ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से जानी जाने लगी। नियम आधारित व्यापार प्रणाली चलने लगी। पर अब धीरे धीरे
वापस से वैश्विक परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। जैसे ट्रंप सरकार आई है, वैश्विक व्यवस्था का विखंडन हो रहा है, वैश्विक शासन की कमजोरी हो रही है, जलवायु कार्रवाई में विलंब हो रहा है, स्वास्थ्य असुरक्षा है और व्यापार अस्थिरता बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिसिज्म है। अमेरिका फर्स्ट, हर जगह अमेरिका फर्स्ट रखना, और इससे संबंधित जो क्रिटिसिज्म है वो देख लीजिए। संप्रभुता, संधियों में शामिल होना संप्रभुता का प्रयोग है, उसका नुकसान नहीं, ये क्रिटिसिज्म है। कार्य की स्वतंत्रता, पारस्परिक प्रतिबंध ही सहयोग का सार है। लागत इसकी क्या है? अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र वित्त पोषण सैन्य खर्चे का केवल 2% है। स्थिरता और स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो इसके लागत से कहीं अधिक है। ठीक है, तो उत्तर लेखन के लिए एक प्रश्न है, अमेरिका के बहुपक्षीय संस्थानों के पीछे हटने के वैश्विक शासन पर क्या प्रभाव है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और व्यापार क्षेत्रों में। यह आपको 250 शब्दों में लिखना है, कोशिश करेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।